हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज 12th अकाउंटेंसी में 12th बिजनेस स्टडी में अकाउंटेंसी के लिए तो हम एवरी इवनिंग 6 o'clock को मिल रहे हैं और उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बिजनेस स्टडी जो है उसको भी हमें पढ़ना है, वो भी हमारा एक सब्जेक्ट है। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था, पढ़ लिया था, उसके वीडियो मेरे डले हुए हैं, आप सभी उसको वीडियो को देखना। साथ ही सेकंड वीडियो, पहला वीडियो प्रबंध की प्रकृति, उद्देश्य, फिर प्रबंध के कार्य, ये हमने देख लिया था। इसके आगे थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे थे प्रबंध के सिद्धांत, कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। तो इनके बारे में हमने प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, फिर प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में हम देख रहे थे कि प्रबंध के सिद्धांत देने वाले ऐसे 2 प्रबंध शास्त्री हैं जिनके प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन करना हमारे कोर्स में शामिल है। इसमें एक F.W. टेलर और हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हैं उनको हमने विस्तृत में समझने की कोशिश करी है। मैंने जितना समझा था उतना मैंने आप लोगों को उस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और भी आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो भी आप उनसे जब स्कूल में मिल रहे होंगे, अभी जो गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार हमारी डिफ़िकल्टी दूर करने के लिए जो हमें एक दिन छोड़कर जो बुलाया जा रहा है, तो उसमें भी आपके स्कूल के जो टीचर है वो आपका मार्गदर्शन कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे। तो मैंने जो आप लोगों को बताया है उससे आप देख करके जितना भी समझे होंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो उसमें फेयोल के जो 14 सिद्धांत हैं वह उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा लगा हो तो आप उस पर कमेंट्स ज़रूर करें। उसमें ऐसी कोई सी बात हो जिसको जो आपको समझ में नहीं आई हो वो भी आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसे आगे के वीडियोस में उसको शामिल कर सकूं। ठीक है, तो आज हम हमारा आज का जो हमारी क्लास है बिजनेस स्टडी की वो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे मैं नया वीडियो हमारे चौहान एकेडमी पर डालूँगा तो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत हमने जो देखा था, फेयोल के सिद्धांत हमने देखे। उसके बाद में आगे जो सिद्धांत है दूसरे जो प्रबंध शास्त्री है, वो दूसरे प्रबंध शास्त्री में हमारे हैं F.W. टेलर। F.W. टेलर के बारे में हम देखेंगे। F.W. टेलर, तो F.W. टेलर ने क्या कहा है उनके बारे में हम कि F.W. टेलर ने प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं वो आज हम हमारे इसमें देखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में जो फेयोल थे, फेयोल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। कि आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है, तो आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता फेयोल को माना जाता है। फेयोल के सिद्धांतों को व्यवहारिक भी माना जाता है। सिद्धांत तो है, सिद्धांत से हर एक व्यक्ति डरता है, क्योंकि सिद्धांत हम सोचते हैं कि व्यवहारिक नहीं होते, लेकिन फेयोल के सिद्धांत आज की परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और व्यवहारिक माने जाते हैं। लेकिन अब हम जो प्रबंध शास्त्री के जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो सिद्धांत है हेनरी फेयोल के सिद्धांत, F.W. टेलर के। अब ये F.W. टेलर कौन है उनके बारे में हम देखते हैं कि F.W. टेलर कौन है। चलिए तो आगे बढ़ते हम। वैज्ञानिक प्रबंध, टेलर के सिद्धांत हैं उनको वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न में आता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए हैं,
तो कई बार हम सोचने लग जाते हैं वैज्ञानिक प्रबंध शब्द आ गया मतलब टेलर, FW टेलर। तो पहले तो हम उसकी थोड़ी सी भूमिका समझते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यवसाय का आकार बड़ा होता गया। हमने पहले भी हमने चर्चा करी थी कि सन 1917 के आसपास जो औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि उद्योगों का निर्माण हुआ, मशीनों का निर्माण हुआ, मशीनों के माध्यम से उत्पादन होने लगा। और जब मशीनों के माध्यम से उत्पादन होने लगा तो जो उत्पादन का जो आकार है, व्यवसाय का जो आकार है, वो क्या हो गया, वह बढ़ गया। और आकार बड़ा होने से उसकी जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से प्रबंध की समस्याएं जटिल हो गई। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। भाई यदि घर के अंदर कोई उत्पादन कार्य हो रहा है तो घर के लोग संभाल लेंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े कारखाने में उत्पादन कार्य कर रहे हैं तो घर के लोगों को उससे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और संभालना मतलब यही प्रबंध। तो प्रबंध की समस्याएं जटिल हो गई और इनका हल रूढ़िगत प्रणाली के आधार पर निकालना संभव नहीं रहा। कि जो हमारे घर में हम जिस प्रकार से मैनेजमेंट करते थे उस आधार पर यदि हम संभालना चाहें तो उससे संभालना मुश्किल हो गया। अब ऐसी स्थिति में विचारकों ने अध्ययन करके क्या निष्कर्ष निकाला कि इन समस्याओं का हल वैज्ञानिक आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पर। तो अब ये वैज्ञानिक आधार क्या है, तो इसके लिए उन्होंने व्यवस्थित अध्ययन, खोज, शोध तथा अनेक प्रयोग किए कि ये प्रबंध की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया, उसका कुछ खोज करी, शोध किए, अनेक प्रयोग किए और तथ्यों को एकत्रित किया और उन तथ्यों का विश्लेषण करके उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ प्रमाप बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए और उन्हें ही हम आज की भाषा में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। और उन्हीं का अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिए हैं, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर माने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर माने जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, उन्होंने प्रयोगों के आधार पर प्रबंध को वैज्ञानिक बनाया है। वे विज्ञान का मतलब ही होता है प्रयोग करना, तो उन्होंने प्रबंध को भी प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक बना दिया। प्रबंध में भी उन्होंने प्रयोग किए, हर एक बात में उन्होंने प्रयोग का इस्तेमाल किया। प्रैक्टिकल मतलब प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बातों, नियमों को तय किया कि इस कार्य को इस तरीके से किया जाए। तो अनुमान के आधार पर नहीं, उन्होंने प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके और नियम बनाए हैं। टेलर कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो कर लेते हैं। सन 1856 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उनका बर्थ हुआ। 1878 में उन्होंने एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में मिडवेल स्टील वर्क्स में कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में अपनी प्रतिभा के आधार पर वो मुख्य इंजीनियर बन गए। फिर उन्होंने बेथलेहम स्टील कंपनी का कार्य संभाला। फिर टेलर की सन 1903 में एक शॉप मैनेजमेंट और 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ये पुस्तकें प्रकाशित हुई। ये दो पुस्तकें, शॉप मैनेजमेंट और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तभी से वैज्ञानिक प्रबंध शब्द अधिक प्रचलित हुआ। तो ये उनका एक शॉर्ट जो जीवन परिचय जो था वो हमने देखा। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन हेडिंग जो है कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य क्या है, प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर, प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्कयुक्त आधुनिक तरीकों को अपनाना। प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर आधुनिक तरीकों को अपनाना, उसे कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध। उसे उन्होंने क्या कहा है, वैज्ञानिक प्रबंध। प्रबंध के जो रूढ़िवादी, जो पुराने तरीके थे, उनके स्थान पर आधुनिक तरीकों को अपनाना, इसे कहा गया है। इसे प्रबंध से तात्पर्य या प्रबंध से आशय या इसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा है। अब टेलर के शब्दों में क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध अपने सार में, सार मतलब उसका निचोड़,
वैज्ञानिक प्रबंध अपने सार के रूप में, अपने निचोड़ के रूप में क्या कहता है? एक ऐसी विचारधारा है। वैज्ञानिक प्रबंध अपने सार में क्या है? एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी थिंक है जो प्रबंध के 4 निहित सिद्धांतों के सहयोग में फलीभूत होती है। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत समाये हुए हैं। और वो 4 सिद्धांत कौन से हैं? पहला, एक यथार्थ विज्ञान का विकास करना। यथार्थ मतलब जमीनी लेवल विज्ञान का विकास करना, जो पूरी तरह से प्रयोगों पर आधारित हो, जो अनुमानों पर आधारित नहीं हो, जो कल्पना पर आधारित नहीं हो। उन्होंने 100% प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया और यथार्थ विज्ञान का विकास किया। दूसरा, कर्मचारियों का वैज्ञानिक रीति से चुनाव करना। कर्मचारियों का जो चुनाव भी उन्होंने विज्ञान की कुछ रीतियाँ अपनाई और उसके माध्यम से चुनाव। तीसरा, उनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण और विकास करना। पहले तो उनका चयन वैज्ञानिक रीति से, फिर वैज्ञानिक रीति से ही उनका प्रशिक्षण और विकास करना। और चौथा है प्रबंधक तथा कर्मचारियों के मध्य निकटता और मैत्रीपूर्ण सहयोग। ऐसे 4 उन्होंने सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक प्रबंध को समझाया कि वैज्ञानिक प्रबंध अपने सार में एक विचारधारा है जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत निहित है। और वो 4 सिद्धांत कौन से हैं? सबसे पहला है कि उन्होंने यथार्थ विज्ञान का विकास किया। दूसरा, कर्मचारियों का वैज्ञानिक रीति से चयन करना, वैज्ञानिक रीति से प्रशिक्षण और विकास करना, और प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध होना। ये 4 बातों के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए। तो उन्हें ही हम आगे समझते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। अब इस आधार पर हम वैज्ञानिक प्रबंध की क्या विशेषताएं दे सकते हैं? ये आशय के आधार पर आप खुद बता दोगे कि वैज्ञानिक प्रबंध की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। भाई देखो, पहले तो मैं विज्ञान को समझा देता हूँ तो तुम्हें वैज्ञानिक प्रबंध समझ में आ जाएगा। विज्ञान, साइंस मतलब एक व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान क्या करता है? साइंस क्या करता है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद वो आंकड़ों को एकत्रित करता है, आंकड़ों को एकत्रित करके प्रयोग करता है, प्रयोगों के आधार पर नियम बनाता है, सिद्धांत बनाता है, और वो सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह लागू होते हैं। इसे हम कहते हैं विज्ञान। अब उन्होंने प्रबंध में भी इसी विज्ञान को लागू किया है। उन्होंने हर एक एक्टिविटी पर प्रयोग किए हैं टेलर ने। तो वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है जो अभी हमने आशय जो देखे हैं उस आधार पर? पहला, तथ्यों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंदर विशेषताओं का मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमें बोलने को कहा जाए कि उस व्यक्ति की विशेषताएं बताइए, मतलब उस व्यक्ति के गुणों के बारे में बताइए, वो व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में बताइए। तो यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं मतलब वैज्ञानिक प्रबंध की क्या क्या क्वालिटीज़ है उसके बारे में बताना। तो सबसे पहला मतलब उसके अंदर कौन कौन सी बातें भरी हुई है। वैज्ञानिक प्रबंध में सबसे पहला तथ्यों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। आंकड़ों का, सूचनाओं का, तथ्यों का। अब ये आंकड़े, तथ्य, सूचनाएं किससे रिलेटेड होगी? वर्क से। प्रबंध के अंतर्गत जो कार्य किया जाएगा उस कार्य से संबंधित तथ्य सूचनाओं को एकत्रित किया जाना, ये पहली विशेषता है उसकी वैज्ञानिक प्रबंध। फिर उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, उनके बारे में सोचा जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है बहुत बारीकी से। विश्लेषण करके उनके लिए एक नियम बनाए जाते हैं। विश्लेषण करने के बाद नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। दूसरा काम हो गया। तीसरा, कार्य को करने का एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक प्रमाप बनाया जाता है। कार्य को करने का एक प्रमाप बनाया जाता है। प्रमाप का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पीरियड लगते हैं। पहला अंग्रेजी का, हिंदी का, बिजनेस स्टडी का, अकाउंटेंसी का। तो ये पीरियड कितने मिनट के होते हैं? 40-40 मिनट के होते हैं, कहीं 45 मिनट का होता है, कहीं 50 मिनट का होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक प्रमाप बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी सब्जेक्ट को 40, 45, 50 मिनट तक उसको सुन सकता है कंसंट्रेशन से, उससे अधिक वो सुन नहीं सकता। ये एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तो इस आधार पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन मतलब मानसिक मन का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत निकाला, एक नियम निकाला, एक प्रमाप बता दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई इतने मिनट तक व्यक्ति किसी बात को सुन सकता है। इसी आधार पर
प्रमाप मतलब इसके अंतर्गत जो कार्य होता है उस कार्य का एक समय, उसका एक परिमाण, उसकी गुण लागत की दृष्टि से उसका एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा एक ईंट, कोई सी ईंट जब बनती है तो मिट्टी को ऐसा पूरा गीला करके उसकी मिट्टी को तैयार किया जाता है और फिर उसका एक साँचा रहता है, उस साँचे में मिट्टी को डाल दिया जाता है और फिर उसको पलटा दिया जाता है। वो जो साँचा है, वो साँचा क्या है? वो प्रमाप है। चाहे वो कुम्हार जो है मिट्टी बनाने, ईंट बनाने वाला, वो इतनी मिट्टी भी लेगा तो भी उस साँचे के अंदर उतनी ही मिट्टी जाएगी जो उन्होंने तय किया हुआ है। तो वो जो साँचा है, वो साँचा क्या है? वो प्रमाप है। तो यहाँ पर प्रमाप का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रमाप का मतलब एक स्टैंडर्ड तय कर देना कि भैया जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न का मतलब 60%, ये स्टैंडर्ड बना दिया गया। फर्स्ट डिवीज़न का मतलब 60%, तो ये स्टैंडर्ड बना दिया। तो प्रमाप निर्धारित कर देना कि ये कार्य इतने समय में होना चाहिए, इस कार्य के लिए इतना ही माल लगना चाहिए, इस कार्य में इतने ही लोग लगने चाहिए। ये प्रमाप उन्होंने निर्धारित कर दिए। पहले तो तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों को इकट्ठा किया, उसके आधार पर नियम बनाए, फिर प्रमाप बना दिए। चौथा कार्य का नियोजन करना। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य करने की योजना पूर्व में ही बना ली जाती है कि कार्य को किस प्रकार से करना। जब इतने सोचा जाएगा तो कार्य की प्लानिंग तो पहले ही बना ली जाएगी। फिर पांचवी है नियमानुसार कार्य करना। भाई जो नियम बनाए गए तो देखने के लिए थोड़ी ना, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यभार में वृद्धि न हो, इसको भी देखा जाता है, मानवीयता को देखा जाता है। तो ये 6 विशेषताएं हैं वैज्ञानिक प्रबंध की, ठीक है। वो उसके आधार पर हमने समझ ली। अब हम आते हैं हमारे मेन टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। टेलर मीन्स विज्ञान, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहे जाते हैं। चलिए सिद्धांत पढ़ते। सबसे पहले टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। प्रबंध के सिद्धांतों में टेलर का पहला सिद्धांत है कि विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। मतलब क्या हुआ इसका कि टेलर के अनुसार संगठन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अंतर्ज्ञान, अनुभव, भूल सुधार विधियों द्वारा लिए गए व्यक्तिगत निर्णयों के स्थान पर आधारित निर्णय लिए जाने चाहिए। मतलब उनका ये कहना है कि प्रबंध या संगठन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी जो कार्य कर रहा है वो किस पर आधारित होना चाहिए? वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर होना चाहिए, तर्कयुक्त होना चाहिए, प्रयोगों पर आधारित कार्य होना चाहिए। किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए, अनुभव पर आधारित नहीं होना चाहिए, भूल पर आधारित नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित नहीं होना चाहिए। किस पर आधारित कार्य होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर होना चाहिए, प्रयोगों के आधार पर जो सिद्ध हुआ है उसके आधार पर होना चाहिए। ये उन्होंने कहा है विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। विज्ञान मतलब वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित कार्य हो, रूढ़िवादिता पर आधारित कार्य न हो। इसे टेलर ने क्या नाम दिया? अंगूठा विधि के पुराने नियम के स्थान पर विज्ञान का प्रतिस्थापन भी कहा टेलर ने कि अंगूठा विधि मतलब जो परंपरागत विधि है उसको छोड़ के विज्ञान का प्रतिस्थापन करना। वास्तव में किसी भी कार्य के विभिन्न पहलुओं की यथार्थ ही वैज्ञानिक प्रबंध का सार है। यथार्थ था मतलब जमीनी लेवल पर उन्होंने सोचा है, इसे ही वैज्ञानिक प्रबंध कहा है। दूसरा सिद्धांत देखते हैं उनका, समन्वय न कि मतभेद। समन्वय न कि मतभेद। समन्वय का मतलब होता है एक प्रबंध के अंतर्गत अनेक लोग काम करते हैं, अनेक एक्टिविटी एक साथ चलती, अनेक समूह एक साथ काम करते हैं और इन सारे समूहों में इन सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अनेक क्रियाएं एक साथ होती है, इन सारी क्रियाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? मतभेद होगा। तो उन्होंने दूसरा सिद्धांत कौन सा दिया कि समन्वय न कि मतभेद। समन्वय होना चाहिए न कि मतभेद हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया? देखिए उसके लिए उन्होंने स्पष्ट किया उसे। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में संघर्ष एवं मतभेद के स्थान पर समन्वय स्थापित करने की बात करी है कि कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच में संघर्ष और मतभेद नहीं होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए?
समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्रबंधकों को अपना दृष्टिकोण बदलकर यह सोचना चाहिए। उन्होंने प्रबंधकों के लिए कहा कि प्रबंधक अपना आउटलुक बदले, अपना दृष्टिकोण बदले। उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलकर यह सोचना चाहिए कि उन्नति व समृद्धि प्रबंध व श्रमिक दोनों के सहयोग से बढ़ती है। कि कोई सा भी संगठन हो, कोई सा भी बिजनेस हो, कोई सी भी कंपनी हो, फर्म हो, उसमें जो उन्नति और समृद्धि जो है वो किसके कारण हो रही है? प्रबंधक और श्रमिक दोनों के कारण हो रही है। ऐसा आउटलुक प्रबंधकों ने रखना चाहिए और इन पक्षों में इतना सामंजस्य स्थापित हो जाना चाहिए कि दोनों ही यह समझे कि उद्योग उनका है और वह उद्योग के है। उद्योग उनका है और वो उद्योग के हैं, सबका उसमें साझा है। यदि समन्वय होगा तो कार्यकुशलता बढ़ेगी और उत्पादन होगा, जिससे लाभ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। प्रबंधक को श्रमिकों को लाभ में से न्यायोचित हिस्सा देने में संकोच नहीं करना चाहिए और जो लाभ होता है उस लाभ में से भी हिस्सा प्रबंधकों को श्रमिकों को देना चाहिए। तो ये उन्होंने बात समझी है कि प्रबंधकों को अपना आउटलुक बदलना चाहिए कि जो उन्नति हो रही है, जो समृद्धि हो रही है, वो केवल प्रबंधकों के कारण नहीं हो रही है, वो श्रमिकों के कारण भी हो रही है और इससे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय होगा, उनके बीच का संघर्ष दूर होगा और वो दोनों व्यवसाय को अपना समझे और वे व्यवसाय को अपना समझे और इस प्रकार से कार्य करें और उससे जो भी लाभ होगा वो आपस में बांट करके उसका लाभ लें। आगे तीसरा सिद्धांत दिया है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। भाई कार्य को समूह करता है, एक व्यक्ति नहीं करता है और समूह मतलब अनेक व्यक्तियों का एक समूह होता है। अब यदि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को लेकर के बैठेगा तो समूह के उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जब व्यक्ति सहयोग करेंगे तभी तो व्यक्तिवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो टेलर का क्या कहना है कि मिल मालिक, प्रबंधक और श्रमिक ये तीनों के दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण न होकर एक दूसरे के प्रति सहयोग, सद्भाव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। कौन कौन होंगे? मिल मालिक, प्रबंधक और श्रमिक। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। मिल मालिक उच्च स्तरीय प्रबंध में आ गया, प्रबंधक मध्यम स्तरीय में आ गया और श्रमिक निम्न स्तरीय में आ गया। ये तीनों के बीच में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण मतलब अपने बारे में सोचना, ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। उनके बीच में सहयोग और सद्भावना होनी चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में श्रमिक कम कार्य करके अधिक से अधिक पारिश्रमिक लेना चाहता है। वे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण मतलब अपना हित सोचना। अपना हित किस में होगा? अधिक से अधिक वेतन लेना और कम से कम काम करना। प्रबंधक क्या सोचेगा? वो अधिक से अधिक काम लेना चाहेगा और कम से कम वेतन देना चाहेगा और इन दोनों के कारण उनमें संघर्ष होगा। क्या होगा? खिंचाव होगा। अतः आवश्यक है कि इन दोनों पक्षों में आपसी विश्वास और सहयोग की भावना हो, तभी प्रबंध सफल हो सकता है। चौथा सिद्धांत है अधिकतम न कि सीमित उत्पादन। अधिकतम न कि सीमित उत्पादन। टेलर का कहना है कि टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता व उत्पादन दोनों को अधिकतम करने की बात कही है कि श्रमिकों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ना चाहिए और उत्पादन भी अधिक बढ़ना चाहिए और वह श्रमिकों की अकुशलता के पक्ष में न होकर उससे अधिक से अधिक काम लेने के पक्षपाती थे कि कोई भी श्रमिक अयोग्य नहीं होना चाहिए, अकुशल नहीं होना चाहिए, उसे ट्रेनिंग दी जाए, कुशल बनाया जाए। उनके अनुसार श्रमिकों को अपना रूढ़िवादी दृष्टिकोण बदलना होगा और अधिकतम कुशलता के साथ उत्पादन में अपना योगदान बिना किसी कामचोरी के देना होगा। परंतु इस संबंध में उनका सुझाव था कि उत्पादन बढ़ने पर जो लाभ होगा वो लाभ में कुछ हिस्सा श्रमिकों को दिया जाना चाहिए, तभी वो उत्साह से कार्य कर पाएगा। अगला है नियोजन एवं क्रियात्मक संगठन। नियोजन एवं क्रियात्मक संगठन। टेलर ने क्रियात्मक पर्यवेक्षण द्वारा नियोजन और क्रियात्मक कार्यों को अलग अलग कर दिया है कि योजना बनाने वाला वर्ग अलग और एक्शन लेने वाला वर्ग अलग। भाई किसी काम को करना है तो उसकी प्लानिंग जो है, प्लानिंग बनाने वाला वर्ग अलग। जैसे हमारा शरीर है तो इसमें जो हमारा मस्तिष्क है प्लानिंग करने वाला वर्ग है
और बाकी जो है हमारा हाथ है, पैर है, ये सभी वर्क करने वाले कार्यात्मक, उस वो जो हमने सोचा है उसको लागू करने वाला वर्ग है। इसी प्रकार से उन्होंने उसको नियोजन एवं क्रियात्मक संगठन ऐसे दो भाग में बांट दिया कि प्लानिंग करने वाला वर्ग अलग और क्रियात्मक एक्शन लेने वाला वर्ग अलग। और इसके लिए उन्होंने 8 नायक बनाए, 8 बॉस या 8 लीडर नियुक्त किए, 4 कर्मशाला विभाग के और 4 योजना विभाग के लीडर बना दिए। 4 कर्मशाला के और 4 योजना विभाग के। शॉप डिपार्टमेंट कर्मशाला विभाग में 4 कौन से? एक है टोली नायक, कर्मशाला विभाग मतलब जहाँ पर कार्य होगा, तो एक कौन होगा? टोली नायक होगा। मेरी टोली में कौन, हम बच्चे खेल खेलते ना, तो वो भी आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, ऐसे मेरी टोली में कौन, तो टोली का एक नायक होगा। दूसरा गति नायक, कर्मचारियों की जो कार्य करने की जो गति है उसको देखने वाला। मरम्मत के लिए नायक, मशीनों में यदि कोई मिस्टेक आएगी तो उसकी मरम्मत करने वाला। निरीक्षक नायक, ऐसे 4 नायक बना दिए, 4 लीडर बना दिए जहाँ पर कार्य होगा। इसी प्रकार योजना विभाग में उत्पादन मार्ग निर्धारक क्लर्क, निर्देशन कार्ड बनाने वाला क्लर्क, समय और उसकी लागत निकालने वाला क्लर्क और कर्मशाला अनुशासक होंगे। ऐसे 4 क्लर्क बना दिए, मतलब उन्होंने कार्य को 2 भाग में बांट दिया, एक कर्मशाला और दूसरा नियोजन। तो ये नियोजन एवं क्रियात्मक संगठन का निर्माण किया उन्होंने। तो ऐसे 5 सिद्धांत हमने उनके देखे। अब इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स अपनाई, कुछ तकनीकें इस्तेमाल करी। अब वो कौन कौन सी तकनीकों के आधार पर इन सिद्धांतों को उन्होंने लागू किया है, तो वो तकनीकें हैं, टेलर ने व उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक प्रबंध के जिन तकनीकों की व्याख्या की है वो ये दिए हैं। सबसे पहले है पारस्परिक सहयोग अथवा मानसिक क्रांति। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मानसिक क्रांति। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि मानसिक क्रांति किसे कहते हैं। प्रमापित कार्य का निर्धारण, श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव और प्रशिक्षण, सामग्री, मशीन, उपकरण, कार्य की दशाओं का प्रमापीकरण और क्रियात्मक संगठन। ऐसे जो 5 इन टेक्निक जिसको हम बोलेंगे, ये 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाने पर बात कही है। देखिए, सबसे पहला हम बोलते हैं मानसिक क्रांति। ये प्रश्न परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि मानसिक क्रांति किसे कहते हैं। मानसिक मतलब जो एक ऐसी क्रांति जिसका संबंध मन से है। मानसिक क्रांति जो हमारे जो मन को बदल दे, वो क्रांति होती है। तो यहाँ पर हम उसको समझते हैं कि क्या है मानसिक क्रांति। वैज्ञानिक प्रबंध का सार है। बिना मानसिक क्रांति के वैज्ञानिक प्रबंध की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। भाई, यदि हम कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन कार्य करने की जो इच्छा है वो उसके अंदर यदि कार्य करने की इच्छा होगी तो ही करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध की कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब मानसिक क्रांति होगी। अब ये मानसिक क्रांति क्या है उसके बारे में देखना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रबंध एवं श्रम के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना होना चाहिए। प्रबंधक ने श्रमिकों को अपनी अपनी जगह खड़ा कर दिया है, लेकिन श्रमिक की यदि कार्य करने की इच्छा नहीं होगी तो कार्य योजना कभी सफल नहीं हो सकती। तो प्रबंध और श्रमिक ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। और पारस्परिक सहयोग कब होता है? मैं हाथ बढ़ाऊंगा, दूसरा हाथ बढ़ाएगा, तभी दोनों हाथ मिलेंगे। तब जब दोनों हाथ आगे बढ़ेंगे तभी तो सहयोग होगा ना। यदि हमें किसी को मदद देना है तो सामने वाला हाथ आगे करेगा, तभी हम हाथ आगे करके हम उसको पकड़ सकते हैं। ये सहयोग होता है, मतलब दोनों तरफ से सहयोग होता है, एक तरफ से नहीं होता है। यहाँ पर ये सहयोग की भावना होना, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि प्रबंध और श्रमिक ये दोनों के बीच में एक दूसरे में सहयोग की भावना होना। यदि इन दोनों पक्षों में आपसी संदेह, विद्वेष या बैर का संबंध पाया जाता है तो वैज्ञानिक प्रबंध की योजना निष्फल हो जाएगी। टेलर के अनुसार श्रमिकों एवं प्रबंधकों के मध्य संघर्ष पाया जाता है। श्रमिक कम कार्य करके अधिक मजदूरी पाना चाहता है, जबकि इसके विपरीत प्रबंध अधिक कार्य करवाकर कम मजदूरी देना चाहता है। यहाँ से स्टार्ट होता है जो मानसिकता है, वो मानसिकता यहाँ हमें जो मानसिक क्रांति की जो शुरुआत यहाँ से शुरू हो गई है। देखिए,
टेलर ने जो अध्ययन किया वो क्या बोल रहे हैं कि श्रमिक क्या चाहता है, वो कम से कम कार्य करना चाहता है और वेतन अधिक से अधिक लेना चाहता है। और जो प्रबंधक की मानसिकता क्या है कि वो अधिक से अधिक कार्य करवाना चाहता है और कम से कम वेतन देना चाहता है। अब ये दोनों में टकराव होगा, एक कम काम करना चाहता है और अधिक वेतन देना चाहता है, दूसरा अधिक काम करवा के कम वेतन देना चाहता है। इसमें ही संघर्ष होगा, इसमें दोनों में खिंचाव होगा। इसलिए टेलर ने क्या किया, उन्होंने मानसिक क्रांति लाने पर जोर दिया। मानसिक क्रांति अब किस प्रकार से आएगी, दोनों के आपसी संबंध सुधर सके, इसके लिए उन्होंने कहा, इसके लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अधिकतम कुशलता से उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो अतिरेक या लाभ होता है वे सभी योग्यता से काम करेंगे और उस अधिक कुशलता के कारण जो अधिक उत्पादन होगा और उस अधिक उत्पादन के कारण जो अतिरेक या जो लाभ होगा उसका दोनों पक्षों के मध्य उचित बंटवारा होना चाहिए। ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है कि जो अधिक कुशलता से काम करने के कारण जो लाभ होगा उस लाभ का बंटवारा दोनों पक्षों के मध्य यदि होगा तो संघर्ष खत्म हो जाएगा, वो अधिक काम करेगा और मजदूरी भी अधिक मिलेगी, दोनों की समस्याएं दूर हो जाएगी। कब, जब जो अतिरेक हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वो लाभ का बंटवारा यदि सही होगा तो इससे दोनों पक्षों के मानसिक व्यवहार में जो महान क्रांति घटित होती है वह यह है कि दोनों पक्ष अतिरेक के विभाजन की ओर ध्यान न देकर अतिरेक के आकार को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। जब अधिक लाभ में कुछ हिस्सा उन्हें भी मिलेगा तो वह लाभ को बढ़ाने पर जोर देंगे, न कि लाभ पर। जब अतिरेक स्वयं विशाल होगा तो दोनों पक्षों को संतोषजनक हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। समस्या कहाँ पर है कि मैं काम करूँगा, अधिक लाभ होगा, लेकिन उस लाभ में से मुझे क्या मिलने वाला है, तो व्यक्ति रुक जाता है, उत्साह बैठ जाता है उसका। जब उसको ऐसा लगता है कि मैं जब ज़्यादा काम करने से जो ज़्यादा लाभ होगा उस अतिरेक में मुझे भी हिस्सा मिलने वाला है, तो उस अतिरेक को और बढ़ाने के काम करता है वो। और यही है मानसिक क्रांति, इसे ही मानसिक क्रांति बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रमापित कार्य का निर्धारण। हर एक कार्य का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। दूसरी तकनीक क्या बोलती है, व्यावसायिक क्रियाओं के प्रत्येक पहलू के लिए पहले से ही प्रमाप स्थापित किया गया है प्रबंध के द्वारा। अब वो कौन कौन से प्रमाप, देखिए, सबसे पहला है कार्य विधि अध्ययन। जो भी कार्य किया जाएगा उसकी एक कार्य विधि डिसाइड की जाती है कि वो कार्य इसी विधि से होगा, तो पहले ही उस कार्य के लिए कार्य विधि डिसाइड कर लेना, ये होता है प्रमाप का निर्धारण। दूसरा, वो कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये समय अध्ययन के द्वारा टेलर ने सिद्ध करके बताया। इसमें क्या बताया, इसके लिए कारखाने की विभिन्न कार्यवाहियों को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, फिर उन कार्यों को करने में कितना समय लगा उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया गया, फिर एक औसत व्यक्ति प्रत्येक काम को करने में कितना समय लेता है। इस प्रकार सावधानी से अध्ययन कर उन्होंने उसका एक समय डिसाइड किया कि एक छोटे से काम को करने में इतना समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये उन्होंने समय अध्ययन के द्वारा पता किया। यह प्रमापित समय निश्चित दशाओं में कुशल व्यक्ति द्वारा किसी के काम करने का एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय में कुशल व्यक्ति इतना काम करेगा, ये उन्होंने प्रमाप बता दिया। इसके लिए कई विधियों को काम में लाया जाता है, परंतु सबसे सरल विधि है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच डिसाइड कर दी कि जैसे हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं कि उसका जैसे घड़ी चलने लग जाती है, तो एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में यदि कुशल व्यक्ति होगा तो उस काम को उस समय में कर देगा। ये उन्होंने समय अध्ययन के द्वारा डिसाइड किया। अब समय अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। कैसे, इससे ज्ञात हो जाता है कि श्रमिक काम को कम समय में कर रहे हैं कि अधिक समय में कर रहे हैं। इससे श्रमिक बंध जाता है, उसको उस निश्चित समय में काम करना ही पड़ेगा। दूसरा फायदा, इससे श्रमिक कितना मन लगाकर कार्य कर रहा है इसका ज्ञान हो जाता है। भाई जो समय निर्धारित कर दिया है उस समय में करना है तो उसको मन लगा के काम करना ही पड़ेगा। मन लगा कर काम नहीं करेगा तो उस निर्धारित समय में वो तो घड़ी चल रही है। जब स्टॉप वॉच हम चालू करके करते हैं, जैसे हम 3 घंटे का पेपर देना हो तो हमारे सामने स्टॉप वॉच ही रहती हो, तो हम मन लगा के काम करते हैं। यदि घड़ी नहीं हो, अनलिमिटेड समय हो, तो हम आराम से काम करेंगे। तो ये उसका फ़ायदा है। इससे श्रमिक की कार्यकुशलता के बारे में पता चल जाता है कि वो योग्य है या नहीं है।
इस विधि से श्रमिक की कार्यकुशलता में सुधार लाने की दिशा में प्रयास करना संभव होता है। फिर यह देखा जाता है कि उसमें सुधार होता है या नहीं। श्रमिक की कार्यकुशलता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने में मदद मिलती है। यदि योग्य कर्मचारी है, वो और अच्छा काम करता है तो उसे अच्छी मजदूरी, काम अच्छा नहीं करता है तो उसे कम मजदूरी। इस प्रकार से ये समय अध्ययन का महत्व ये है, उन्होंने प्रमाप निर्धारित किया। आगे है गति अध्ययन। गति अध्ययन का मतलब जैसे किसी काम को करने में कितनी एक्टिविटी हो रही है, उसके हाथ कितने हिल रहे हैं, पैर कितने हिल रहे हैं, वो अपने शरीर को कितना हिला डुला रहा है किसी काम को, मशीन को चलाने में। ये सारी गतिविधियों का उन्होंने अध्ययन किया और ये गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए कैमरे का उपयोग किया। कैमरे के माध्यम से उन्होंने देखा कि किसी कर्मचारी को काम करने में कितनी एक्टिविटी करना पड़ती है और उसमें जो व्यर्थ एक्टिविटियाँ थी उनको हटा दी उन्होंने, और फिर उस काम को करने में जो निश्चित एक्टिविटी है उन्हीं को उन्होंने लागू किया और इस प्रकार से गति अध्ययन को उन्होंने लागू किया, जिससे श्रमिकों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता, उसे थकान कम लगती है और अधिक कुशलता से वो कार्य करता है। तो ये हमने इस आधार पर आप समय अध्ययन गति अध्ययन जब पढ़ोगे तो ये अंतर परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। समय अध्ययन गति अध्ययन, देखो उसको मैं एक बार इसीलिए पढ़ा देता हूँ आप लोगों को कि समय अध्ययन गति अध्ययन क्या है। पहला उद्देश्य, इस विधि का उद्देश्य किसी कार्य को करने का प्रमापित समय निर्धारित करना, कि कोई भी कार्य इतने समय में होगा, ये उसका उद्देश्य है। और गति अध्ययन का उद्देश्य क्या है? श्रमिक की अनावश्यक जो चेष्टाएं हैं वो उसको कम करना। दूसरा निर्धारण, इसमें कुशल व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने का समय निर्धारित किया जाता है कि एक योग्य व्यक्ति एक कार्य को इतने समय में कर देगा। दूसरा, इसमें अनावश्यक व्यर्थ गतिविधियों को समाप्त करके आवश्यक गतियों का निर्धारण किया जाता है। मजदूरी, इसमें कुशलता के आधार पर मजदूरी निर्धारित करने में मदद मिलती है। इसमें मजदूरी निर्धारण करने की बात लागू नहीं होती है। कुशलता, इसमें श्रमिक कार्य कुशल है या नहीं इसका पता चल जाता है और इसमें श्रम की चेष्टाओं की कमी की जाती है। अध्ययन, समय अध्ययन पहले किया जाता है, गति अध्ययन समय अध्ययन के पश्चात होता है। इसमें स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, इसमें कैमरे का प्रयोग किया जाता है। इससे श्रमिक की कार्यकुशलता वृद्धि करना संभव होता है और इससे कार्य विधि में सुधार करना संभव होता है। ये आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये। थकान अध्ययन, श्रमिक के निरंतर काम करने से उसको थकान होती है और वह तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उसकी कार्यकुशलता पर उसका प्रभाव पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए काम तथा आराम में पर्याप्त समायोजन होना चाहिए, इसका उन्होंने एक अध्ययन किया, प्रमाप डिसाइड किया। अतः थकान अध्ययन में पता लगाया जाता है कि कार्य के बीच श्रमिकों को कब और कितना विराम मिलना चाहिए, इसका अध्ययन उन्होंने किया कि जो कार्य किया जाता है तो कार्य और उसकी जो रिसेस जो उसकी होती है उसके बीच में, आराम के बीच में कितना समय होना चाहिए। इसमें यह भी ज्ञात किया जाता है कि बिना किसी तनाव थकान के एक श्रमिक कितने घंटे काम कर सकता है, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया है। फिर पांचवा प्रमाप निर्धारित किया प्रेरणात्मक मजदूरी का, कि अधिक काम करने वाले को अधिक मजदूरी, कम काम करने वाले को कम मजदूरी, ये प्रेरणात्मक मजदूरी है। श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव और प्रशिक्षण, देखिए ये प्रमाप जो टेक्निक पढ़ रहे हैं हम, उस टेक्निक में पहली टेक्निक कौन सी बताई मैंने? पारस्परिक सहयोग मतलब मानसिक क्रांति, ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक प्रमापित कार्य का निर्धारण। प्रमापित कार्य के निर्धारण में पहला निर्धारण कौन सा? कार्य विधि अध्ययन, किसी कार्य को करने के लिए विधि निर्धारित करना। दूसरा समय अध्ययन, तीसरा गति अध्ययन और चौथा है थकान अध्ययन और पांचवा है प्रेरणात्मक मजदूरी। ऐसे प्रमाप जो निर्धारित किए, 5 प्रकार के प्रमाप निर्धारित किए। तीसरा जो तकनीक है श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव और प्रशिक्षण। टेलर ने जो श्रमिकों की जो नियुक्ति की जाती है, उस नियुक्ति के बाद उनका जो श्रमिकों का चुनाव उचित व वैज्ञानिक रीति से किया जाना चाहिए और यह पता करने के पश्चात कि किस कार्य के लिए किस योग्यता अनुभव वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि कार्य के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है और उस कार्य पर नियुक्त किया जाता है, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए कितनी योग्यता वाला व्यक्ति चाहिए और उसी योग्यता वाले व्यक्ति का चुनाव किया जाए। वैज्ञानिक रीति से श्रमिकों का चुनाव कर लेने के बाद उन्हें जिस कार्य के लिए चुना गया है
उसमें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वो उस कार्य में पारंगत हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। चौथा है सामग्री, मशीनें, उपकरण, कार्य की दशाओं का प्रमापीकरण। सबसे पहला तो सामग्री उच्च क्वालिटी की हो, प्रमापित क्वालिटी की हो, जो चेक की हुई हो। दूसरा, मशीनें भी उत्तम क्वालिटी की हो, और जो उपकरण है, कार्य की दशाएं, ये सभी यदि श्रेष्ठ होगा, जैसे हम खुद ही देखते हैं, यदि कोई सा हम अच्छा पेन इस्तेमाल करते हैं तो हम अच्छी राइटिंग लिखते हैं, और यदि हम 1-2 रुपए का यदि पेन इस्तेमाल करते हैं तो उससे राइटिंग खराब आती है। इसका प्रभाव हमें ये दिख जाता है। दूसरा, हम यदि रफ़ कागज़ उपयोग करते हैं तो वहाँ राइटिंग अलग दिखती है, और यदि वाइट कागज़ लेते हैं तो वहाँ राइटिंग अलग दिखती है। मतलब यहाँ पर जो सामग्री है, वो सामग्री के उपयोग से कार्य का जो परिणाम है उस पर इफेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पर उनका यही कहना है कि जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही है, जो उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के हो, प्रमापित क्वालिटी के हो। साथ में कर्मचारियों को कार्य करने की जो दशाएं हैं, जो कर्मचारी जिस जगह पे काम कर रहा है वह प्रकाश युक्त, हवा युक्त हो, और उनके लिए उचित कार्य की दशाएं हो ताकि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगली टेक्निक कौन सी है, उन्होंने दी है क्रियात्मक संगठन। जो मैंने अभी बताया कि योजना बनाने वाला संगठन अलग और कार्य करने वाला संगठन अलग, जिसमें उन्होंने 4-4 नायक बनाए हैं जो कार्य को अंजाम देते हैं। अब इसके लाभ क्या है कि टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध दिया है उससे क्या लाभ है। सबसे पहला तो अधिक उत्पादन होगा। भाई हमने स्टॉप वॉच लगा दी, घड़ी लगा दी कि इतने समय में कार्य होना चाहिए, तो उसका तो सीधा प्रभाव यही पड़ने वाला है कि उत्पादन अधिक होने वाला है। दूसरा, लागत में कमी आएगी। एक हमने मटेरियल इतना ही दिया है कि इस वस्तु को बनाने में ये इतने सामान में आप ये वस्तु बना देना, इसका मतलब मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा, लागत में कमी आ जाएगी। लाभ में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम आएगी तो लाभ बढ़ जाएगा। प्रमापीकरण के लाभ, यदि किसी काम को करने के लिए समय, थकान, गति सब निश्चित कर दी है तो उसके लाभ जरूर मिलने वाले हैं। निर्यात में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा। स्वेच्छाचारी नियमों की कमी आएगी, अपने मन से जो नियम लागू करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर है श्रमिकों को लाभ। भाई जब फर्म, कंपनी अधिक लाभ कमाएगी तो श्रमिकों को भी अधिक मजदूरी मिलेगी। समाज को लाभ होगा क्योंकि प्रमापित वस्तुएं मिलेगी, उच्च क्वालिटी की वस्तुएं मिलेगी। अब इसकी आलोचना या हानियाँ क्या है। भाई वैज्ञानिक प्रबंध की लोगों ने आलोचना करी है, फेयोल के सिद्धांतों की किसी आलोचना नहीं करी, लेकिन टेलर के सिद्धांत की आलोचना की गई है। आलोचना की गई मतलब उसकी बुराई की गई है। किसके किसके द्वारा बुराई की गई है, चलिए देखते। ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि टेलर के सिद्धांतों की आलोचना बताइए। पहली आलोचना की गई है श्रमिकों द्वारा आलोचना की गई है। जो काम करने वाला जो वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसी ने आलोचना करी है। क्या आलोचना करी, देखिए। सबसे पहला तो वो बोल रहा है कि हमारे कार्यभार में वृद्धि हो गई है। भाई आप लोगों ने स्टॉप वॉच रख दी है, मतलब इतने समय में काम होना चाहिए, तो क्या व्यक्ति सांस लेगा या नहीं, पानी पिएगा या नहीं उस समय में। तो वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य के प्रमाणीकरण के नाम पर श्रमिकों के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है और इससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बंद जाता है वो, तो इसलिए उसने उसका विरोध किया। दूसरा, बेरोजगारी का भय रहता है। भाई हर एक काम के लिए प्रमाप निर्धारित कर दिए तो इतने ही कर्मचारी लगना है, मतलब उसमें व्यर्थ के कर्मचारी नहीं लगेंगे, मतलब बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। शोषण को प्रोत्साहन, वैज्ञानिक प्रबंध के नाम पर कर्मचारी से अधिक काम लिया जाएगा और उसका शोषण होगा। अलोकतांत्रिक, इसमें व्यक्ति की कोई इच्छाओं को स्थान ही नहीं है। एक समय निर्धारित कर दिया, विधि निर्धारित कर दी है, गति निर्धारित कर दी, तो व्यक्ति भी मशीन की भांति काम करेगा वहाँ, तो मतलब वहाँ कोई लोकतंत्र है ही नहीं, अलोकतांत्रिक है। इस प्रकार से उन्होंने उसका विरोध किया। श्रम संघों के विकास में बाधा, इसमें श्रम संघों को कोई स्थान नहीं मिला है क्योंकि यहाँ सब प्रमापित कार्य हो रहा है, तो श्रम संघ के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने लगी। ये श्रमिकों के द्वारा उनकी आलोचना की गई है। ये कई बार प्रश्न आता है कि टेलर के सिद्धांतों की आलोचना कीजिए। दूसरा आलोचना मालिकों ने करी है। मालिकों ने क्या कहा, विशाल पूंजी की आवश्यकता है कि टेलर के सिद्धांतों को लागू करने के लिए, वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए हमें बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता लगेगी और कोई भी इतनी पूंजी लगाना नहीं चाहेगा। दूसरा, पुनर्संगठन की समस्या,
यदि एक बार हमने लागू कर दिया और बाद में यदि हम उस संगठन को बदलना होगा तो उसको बदलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तीसरा, मंदी काल में बोझ। इतना वैज्ञानिक प्रबंध यदि हम अपनाएंगे तो यदि उत्पादन मान लो उसका इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, मंदी का समय चला, तो वो एक अपने आप में बोझ बन जाएगा। क्योंकि नियोजन में 4 नायक, कर्मशाला में 4 नायक, अपने आप में से जब कर्मचारी बढ़ जाएंगे तो उनको वेतन देना होगा। और यदि मंदी का समय रहेगा तो उस समय ये बोझ बन जाएंगे अपने आप। फिर लघु संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त। छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर ये वैज्ञानिक प्रबंधों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आलोचना की गई है, कई बार ये आलोचनाएं आती है कि टेलर के सिद्धांतों की आलोचना कीजिए। आगे देखते हैं, टेलर तथा फ्योल के सिद्धांतों या विचारों की तुलना कीजिए। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। पिछले यदि प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि टेलर और फ्योल के विचारों की तुलना कीजिए। चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम बहुत आराम से अच्छी तरीके से समझते हैं। समझ लोगे तो आप लिख दोगे। टेलर और फ्योल दोनों ने ही 20वीं सदी के प्रारंभ से ही प्रबंध शास्त्र के विकास में महान योगदान दिया है। ये दोनों प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंधकीय क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। दोनों ही समकालीन हैं, दोनों का जो समय था एक ही था, फिर भी इन दोनों की विचारधाराओं में अंतर है। दोनों एक ही समय के प्रबंध शास्त्री रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक 100 साल पहले का एक 100 साल बाद का, दोनों का समय समकालीन था, लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। अब उनमें क्या अंतर है, देखो, अध्ययन का केंद्र बिंदु, ये पॉइंट याद रखना, अध्ययन का केंद्र बिंदु। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है, श्रमिक। टेलर ने किसका अध्ययन किया, श्रमिक को उन्होंने फोकस में लिया कि काम करने वाला श्रमिक है, उसकी समय का अध्ययन किया, उसकी गति का अध्ययन किया, उसकी थकान का अध्ययन किया। उन्होंने सारा जो अपना प्रयोग श्रमिक पर किया। जबकि फ्योल ने प्रबंधन पे ध्यान दिया, मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, इस मैनेजमेंट को ध्यान दिया उन्होंने। तो पहला ये अंतर, दोनों की विचारधाराओं में अंतर पता चला। दूसरा, अध्ययन का क्षेत्र। टेलर ने कारखाना स्तर पर वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किया। श्रमिक कहाँ काम करता है, कारखाना में। जबकि फ्योल ने उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विस्तार किया, पूरे उपक्रम को उन्होंने ध्यान में रखा, पूरे संगठन को ध्यान में रखा, जबकि टेलर ने केवल कारखाने को ध्यान में रखा। तीसरा, व्यापकता। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया, जबकि फ्योल ने प्रशासनिक स्तर पर सुधार करके संपूर्ण उपक्रम की कार्यक्षमता बढ़ाने पर बल दिया। टेलर ने केवल और केवल श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया, जबकि फ्योल ने पूरे उपक्रम की कार्यक्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दिया। ये दोनों में पॉइंट में अंतर है। स्वीकारोक्ति। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया, जबकि फ्योल के सिद्धांतों को सभी ने स्वीकार किया है। टेलर के सिद्धांतों का श्रमिकों ने विरोध किया और फ्योल के सिद्धांतों को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। प्रारंभिक बिंदु। टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि निम्नतम स्तर से ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। मतलब टेलर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जबकि जो फ्योल है वो ऊपर से नीचे की ओर आना चाहते हैं। क्रियान्वयन। टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक है, जबकि फ्योल की विचारधारा व्यवहारिक है, उसको अपनाया जा सकता है। वास्तव में टेलर और फ्योल के विचारों की गहनता से अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि ये दोनों विचार आपस में प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक है। पूरकता के आधार क्या है, मतलब दोनों के विचारों में समानता क्या है, वो भी कभी कभी आती है कि टेलर और फ्योल के विचारों की समानता बताइए। पहला है, दोनों ने ही कर्मचारियों के प्रबंध को महत्वपूर्ण माना है। दोनों ने ही कर्मचारियों और प्रबंध, ये दोनों को महत्वपूर्ण माना है। दूसरा, दोनों में ही प्रबंध के विकास के लिए वैज्ञानिक रीतियों सिद्धांतों को बल दिया गया है। तीसरा, दोनों के ही सिद्धांतों को लागू करने के किसी उपक्रम का विकास किया जा सकता है। मतलब प्रबंध और श्रमिक दोनों को महत्वपूर्ण माना, प्रबंध के विकास पर जोर दिया और किसी भी उपक्रम का विकास किया जा सकता है इन सिद्धांतों के आधार पर। तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ये वाला प्रश्न। टेलर और फ्योल के सिद्धांतों में तुलना कीजिए। तो ये तुलना वाला प्रश्न कई बार आ चुका है और ये हमें याद करना चाहिए कि इन दोनों के सिद्धांतों में क्या तुलना है। एक ये वाला प्रश्न
और दूसरा जो है ये आलोचना वाला प्रश्न, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा फ्योल के जो सिद्धांत है वो तो हम याद ही कर लें। भाई हम यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें हम फ्योल के सिद्धांत 14 सिद्धांत है उनको याद कर लें तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, आज हमारा ये जो प्रबंध के सिद्धांत वाली जो यूनिट है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके आगे वाली यूनिट के साथ में हम कल फिर मिलेंगे। आप जितने लोग भी मेरा वीडियो देखें वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आगे के वीडियो भी आपको मिल सके। ऐसे कंटिन्यू हम चलेंगे तो हमारा बिजनेस स्टडी का जो कोर्स है धीरे धीरे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप स्कूल में जिस तरीके से पढ़ते हो, जिस तरीके से आप इस विषय को समझने की कोशिश करते हो, वो मेरे द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि आपको घर पर इन वीडियो के माध्यम से मैं इन बातों को समझा सकूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद भी यदि कोई सी बात छूट जाती है, आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उस माध्यम से मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि, बाय, थैंक यू।